ट्रांजैक्शंस और इवेंट में क्या अंतर है? ट्रांजैक्शन इवेंट्स कुछ प्री डिसाइडेड होता है। नहीं। देखो, आपने पैसा दिया पढ़ने के लिए, हम्म 1000 रुपीज पे किया। मैंने क्या हम्म किया? आपको सर्विस प्रोवाइड किया, कोचिंग की। हम्म तो ये क्या हम्म हो गया? ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है। हम्म हम्म अब इवेंट्स क्या है? आप किस कॉज के लिए पेमेंट किया? पढ़ने के लिए, है ना? हम्म हम्म यानी आप जो कॉज जो है वो है पढ़ाई, इसके लिए आपने पेमेंट किया। तो किस कॉज के लिए पेमेंट कर रहे हो वो है इवेंट। और इवेंट्स। ट्रांजैक्शन कौन है? ट्रांजैक्शन क्या है? अगर कोई इवेंट होता है और वो इवेंट इन टर्म्स ऑफ मनी यानी मॉनेटरी टर्म्स में आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इवेंट, सॉरी, ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है। तो पहले हम क्या यस। देखेंगे? क्या कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? ट्रांजैक्शन हुआ है तो हाँ हुआ है, तो ठीक है। फिर हम इस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे ना? रिकॉर्डिंग करेंगे। अब बात ये है कि रिकॉर्डिंग तो हम करेंगे, ठीक है, पर रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, है ना? रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे? तो बोला गया है कि रिकॉर्डिंग 2 टाइप्स का है। एक है प्राइमरी रिकॉर्डिंग और दूसरी है सेकेंडरी रिकॉर्डिंग। क्लियर? तो तो प्राइमरी रिकॉर्डिंग हम किसको कहते हैं? जर्नल। जो जर्नल किया जाता है ना, उसको हम प्राइमरी रिकॉर्डिंग कहते हैं। अब जर्नल का मतलब ये मत सोच लेना कि हाँ जर्नल तो ऐसे दिखता था, ऐसे ऐसे करते थे हम, यहाँ पर डेबिट लिखते थे, यहाँ पर क्रेडिट लिखते थे, यहाँ पर डेट देते थे, यहाँ पर लेजर फोलियो लिखते थे, यहाँ पर रुपीस का 2 कॉलम करते थे, यहाँ पर पार्टिकुलर्स लिखते थे, बस अब शुरू करो जर्नल। नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो जब भी आप जर्नल करोगे तभी 8 तरीके की ओरिजिनल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपको करना पड़ेगा। वो 8 टाइप्स की बुक्स क्या क्या है, आइए समझ लेते हैं। अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके लिए है कैश बुक। ठीक है भाई। अगर आप परचेज की क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके लिए क्या है? परचेज बुक। हाँ, परचेज बुक। अगर आप सेल्स की एंट्री करते हो क्रेडिट की तो सेल्स बुक। सेल्स बुक। अगर आप सेल्स की कैश एंट्री करते हो तो आपके लिए क्या है? बोलो। अगर आप सेल्स की कैश एंट्री करते हो तो आपके लिए क्या क्या है? क्या? है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। कैश बुक है ना हमारे पास। वहाँ कैश बुक। हाँ, जो ही कैश की एंट्री होगी वो अच्छा। सब कैश बुक में जाएगी, और जो जो हम्म क्रेडिट की एंट्री होगी वो हम देखेंगे कि इस एंट्री की नेचर क्या है। यानी मान लो कि आपने 2000 रुपया का कॉस्मेटिक खरीदी, ठीक है? हम्म तो ये जो 2000 रुपया का कॉस्मेटिक आपने परचेज किया, तो ये कैश में भी हो सकते हैं और क्रेडिट में भी हो सकते हैं, है ना? अगर कैश में हुआ तो कैश बुक में एंट्री करो, अगर क्रेडिट में हुआ तो आप परचेज बुक में एंट्री करो। ठीक है। अच्छा। अब यहाँ पर आपने क्या किया देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल लिख कर चलते हैं। कॉस्मेटिक परचेस किया आपने,
कैश में किया तो कैश बुक, कैश बुक, क्रेडिट में किया हाँ तो परचेज बुक, परचेज परचेज बुक। बुक, अब आपने एक दो बार इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके आपके देखा आपके रैशेस आना शुरू हो गया, तो आप क्या करोगे? उसको इस्तेमाल करोगे? नहीं नहीं। करोगे ना। वो आप क्या करोगे? रिटर्न करोगे और बोलोगे भाई मेरे पैसे वापस कर तू, है ना। क्योंकि आपने क्या नहीं नहीं, देखा? वो वो देखा कि वो एक्सपायरी डेट की थी, वो हाँ। आपको एक्सपायरी डेट की दी गई, आपको दिया गया था, तो आप क्या बोलोगे? भाई ये एक्सपायरी डेट का आपने दिया था, मैंने वो नोटिस नहीं किया था उस दिन, और मैंने माखा तो यूज करने के बाद क्या हो गया ना, रैशेस आना शुरू हो गया। तो आप क्या बोलोगे? भाई तुम्हारा सामान तुम्हारे पास रखो, मेरा पैसा मेरे को दे दो, यही बोलोगे ना। तो यानी फिर रिटर्न किया। ओके। अगर आप कैश में खरीदा था तो वो रिटर्न आप कहां पर करोगे? कैश बुक में ही करोगे। अगर क्रेडिट में किया था तो आपने तो पैसा दिया ही नहीं थे, तो आप क्या करोगे? परचेज बुक में ही। नहीं, परचेज रिटर्न। रिटर्न बुक में करोगे। ठीक ओके। है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं परचेज रिटर्न बुक। क्लियर? अब आपने सेल किया, आपने कॉस्मेटिक सेल्स किया किसी को, कैश में किया, हाँ कैश में किया, तो कहां पर एंट्री होगा? कैश कैश बुक बुक। में। क्रेडिट क्रेडिट में किया, हाँ क्रेडिट में किया, तो एंट्री कहां पर होगा? सेल्स बुक में किया, परचेज। है ना। अब क्या हुआ? आपने एक्सपायर प्रोडक्ट आपने दे दिया था, ठीक है। अब जो जिस कस्टमर को दिया, वो कस्टमर क्या बोला आपको? मैडम आपने एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मेरे को बेच दिया, तो ये लो आपका प्रोडक्ट आपके पास रखो, मेरे पैसा मेरे को दे दो। अगर वो कैश में, यानी अगर आप कैश में सेल किया था तो रिटर्न होने के बाद कहां पर रिकॉर्ड करोगे? कैश कैश बुक। बुक में। अगर आपने क्रेडिट में सेल किया था तो क्रेडिट रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेल्स। ये सब नोट कर रहे हो ना, क्योंकि रिवीजन के टाइम में यही नोट्स आपको काम आएगी, वो वाला नोट्स नहीं काम आएगी। अच्छा, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में। यस सर। तो बिल्स, अच्छा थोड़ा बिल के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आता हूँ। ये एक्स है और ये आप है, ठीक है, यही नाम है ना। आपने एक्स से क्या किया? 10,000 की गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज किया, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक्स क्या बोलेगा? एक्स बोलेगा कि मैम आपने 10,000 गुड्स परचेज किया, तो 10,000 रुपीज मुझे दे दो। आपने क्या बोला? आपने बोला कि भाई देखो मेरे पास 10,000 नहीं है, 10,000 रुपया मेरे पास नहीं है, यानी मेरे पास पैसा नहीं है। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी ना, मैं इस गुड्स को बाजार में बेचूंगी। बेचने के बाद जो प्रॉफिट होगा, उसी प्रॉफिट
से 10,000 रुपया मैं आपको दे दूंगी। ठीक है। एक्स ने क्या बोला कि देखो मैडम जी, इतना वक्त मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी से गुड्स, यही जो सामान है ना, यही सामान मैं भी किसी से क्रेडिट में परचेस करके आपको बेच रहा हूँ, तो मुझे भी तो उसको पैसा देना पड़ेगा ना। मान लीजिए यही एक्स ने वाई से परचेस किया था, तो अब क्या करना पड़ेगा, वाई को पैसा देना पड़ेगा, एक्स पैसा देंगे। अब क्या है, ये एक्स कहाँ से पैसा लेंगे, आपसे पैसा लेंगे, फिर तो एक्स वाई को देंगे ना। तो ठीक है जी। तो एक्स ने बोला ठीक है मैडम जी, आप एक काम करो, मैं आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, मैं आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ करता हूं। एक बिल ड्रॉ किया, एक्स ने आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ किया। ठीक है भाई। अब आपने बोला कि देखो एक्स भाई, मुझे पता है कि 3 महीनों के बाद मेरे एक डेटर्स है, वो मुझे 10,000 रुपया दे देंगे। ठीक है, तो आपकी एक डेटर्स है, मान लीजिए पी करके कोई है, वो आपको 10,000 रुपया दे देंगे आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, तो पी आपको 10,000 रुपया देंगे 3 मंथ्स के बाद, और आप क्या करोगे, वही पैसा एक्स को दोगे। यानी एक्स, ये बात एक्स एक्स ने समझ गया कि मुझे 3 महीनों के बाद पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स ने क्या किया, आपके ऊपर एक बिल ड्रॉ कर दिया, और आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं 3 महीनों के बाद आपको पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्स है। तो जो बिल्स रिसीव किया उसको हम क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल, और जिसको बिल का अमाउंट पे करना है उसी के पास वही बिल हो जाएगा, बिल्स पेबल। ठीक है, तो तो ये देखो, एक्सेप्ट किसने किया, बिल आपने किया, आपने किया, आपके ऊपर ड्रॉ किया ना, तो एक्सेप्टेंस तो आपको ही करना पड़ेगा। यानी आपको ही बोलना पड़ेगा हाँ भाई, आप मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करो और मैं आपको पैसा 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, ये मैं लिख कर देता हूं। तो ये बात किसने किया, किसने कहा ये बात, आपने मैंने। कहा। यानी यही बिल आपके लिए है बिल्स पेबल, पेबल, PAY BLE, पेबल। और जिसने ड्रॉ किया, किसने ड्रॉ किया, एक्स ने। एक्स ने ड्रॉ किया, तो एक्स के लिए यही बिल क्या हो जाएगा, रिसीवेबल। हाँ, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और यही बिल्स रिसीवेबल एक्स के लिए क्या है, एसेट है, और यही बिल्स पेबल आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटीज है। तो मैंने थोड़ा ही बताया बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कॉन्सेप्ट है, ताकि हम इस पार्ट को समझ सके। आप देखो तो मैंने क्या बोला, एक्स के लिए बिल्स क्या है, बिल्स रिसीवेबल। यानी यानी एक्स ने बिल
आपके ऊपर ड्रॉ किया था, तो उसका एक बिल नंबर होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे कुछ होगा। तो एक के लिए ये जो बी आर जो है 10,000 रुपया का, ये तो कहाँ पर एंट्री, तो किसी जगह पर तो एंट्री तो करना पड़ेगा ना एक्स को। कहाँ पर एंट्री करेगा? वो एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल बुक्स में। ठीक है, आपके लिए क्या यही एक बिल है? बहुत सारी हो सकती है, यहाँ पर है, वहां पर है, बहुत सारी जगह पर हो सकती है। तो आपके लिए भी एक रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो आप कहाँ पर रिकॉर्डिंग करोगे इस 10,000 रुपया का बिल्स पेबल बुक में? ठीक है, अब देखो, इसके अलावा भी कुछ कुछ एंट्री होते हैं जो हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, यानी किसी को आपको सैलरी देना था, आपने नहीं दे पाया, किसी को आपने एडवांस दे दिया। ठीक है ना, ये सब छोटे मोटे बहुत सारे एंट्री होते हैं। इसको आप कहाँ पर रिकॉर्डिंग करोगे? पेटी कैश बुक। नहीं, इसके लिए है आपके पास जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर, ओके। ठीक है, अब देखो, ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद अब हम जाएंगे कहाँ पर ना, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग पर। ठीक है, तो जब हम सेकेंडरी रिकॉर्डिंग करेंगे ना, तो यूं ही तो हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। हम यहाँ पर लेजर में तो रिकॉर्डिंग करेंगे, मानते हैं लेजर पे हम रिकॉर्डिंग करेंगे, पर वो रिकॉर्डिंग कुछ अलग टाइप के रिकॉर्डिंग है। क्या है वहाँ पर? वहाँ पर हम देखेंगे कि किस क्लास में हम रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी किस क्लास ऑफ लेजर में हम रिकॉर्डिंग करेंगे। यानी इसको तो हम लेजर में रिकॉर्डिंग करेंगे, पर इसको हम बोलेंगे क्या ना, क्लासिफिकेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी रिकॉर्डिंग पर सेकेंडरी जो रिकॉर्डिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा ना? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। तो इसको हम क्लासिफिकेशन क्यों बोला, आइए देखते हैं। आपको पता है कि सैलरी और वेजेस में डिफरेंस क्या है? पता है क्या? नहीं, सैलरी फिक्स्ड अमाउंट होता है मंथली, और वेजेस डिपेंड्स ऑन द नहीं, डे टू ऐसी डे। बात तो नहीं है, ऐसी बात तो नहीं है। आप एक चीज ख्याल करना, अगर है तो याद करो, याद करो। हाँ, जब आप फाइनल अकाउंट करते थे, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होते थे ना, या फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वहां पर हम वेजेस की एंट्री करते थे, है ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा। हाँ और हाँ, यस। पीएल अकाउंट में हम सैलरी की रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना? यस यस। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग अच्छा। के काम करते हैं, हाँ, उसको जो पेमेंट मिलता है वो है वेजेस। वेजेस। जो ऑफिस की काम करते हैं वो है सैलरी। सैलरी। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो काम करते हैं वो है सैलरी। तो देखो, आपने तो पेमेंट किया था,
पर क्लासिफाई हो गया ना। वाह। तो इसीलिए इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं बोलते हैं। ओके। समझ गया? यस सर। इसलिए हम इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ऐसे हम्म बहुत सारी है। जैसे कि मान लो आ, मान लो हाँ, रिपेयर किया, या फिर मान लो आपने परचेज किया। ठीक है, हम्म क्या परचेज किया आपने? गुड्स परचेज किया, और यहाँ पर आपने मान लो एक मशीनरी परचेज किया। ठीक है, अब दोनों ही तो आपने परचेज किया ना। हम्म आपकी पॉकेट से पैसा दोनों के लिए लगा, गुड्स के लिए भी और मशीनरी के लिए भी। पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्या है? गुड्स के लिए, गुड्स जो आपने परचेज किया, इसके लिए आप परचेज अकाउंट में रिकॉर्डिंग करोगे, यानी पोस्टिंग करोगे। रिकॉर्डिंग तो नहीं बोल सकते हम, यहाँ पर पोस्टिंग करोगे। और मशीनरी के लिए आप क्या अकाउंट खोलोगे? मशीनरी अकाउंट खोलोगे, है ना। तो देखो, परचेज ही तो किया आपने, पर दो टाइप का परचेज किया, एक गुड्स परचेज किया, एक मशीनरी परचेज किया। तो इसमें क्या है? दोनों में ही तो दोनों के लिए तो पैसा लगा, पर क्लासिफाई हो गया, दोनों का अकाउंट अलग हो गया। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे? इसको रिकॉर्डिंग कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसको हम लेजर पोस्टिंग या फिर क्लासिफिकेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको क्लासिफाई करना पड़ रहा है। यहाँ पर जहाँ पर मेरा दिल चाह रहा है वहाँ पर हम इसको नहीं कर सकते। पोस्टिंग नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ गाइडलाइन, रूल्स, रेगुलेशंस है। ठीक है बेटा। हम्म तो हमने रिकॉर्डिंग किया प्राइमरी, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी में जो रिकॉर्डिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं ना? क्लासिफिकेशन लेजर। बोलते हैं। ठीक है। फिर समरी। समरी हम क्या करें? देखो, हमने परचेज अकाउंट खोला था। यहाँ पर मान लो बैलेंस सीडी है 10,000 रुपया। तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक भी है 20,000 रुपया का, और परचेज है 10,000 रुपया का। हमने सेल्स अकाउंट खोला था। यहाँ पर सेल्स की क्रेडिट बैलेंस होती है, तो 20,000 रुपया का क्रेडिट बैलेंस है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या लिख दिया? सेल्स 20,000 रुपया। ठीक है। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक भी है, मान लीजिए 5,000 रुपया का। तो हमारे पास जीपीपी आ जाएंगी। जीपी 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 नहीं होगा, मान लीजिए इसको 30,000 कर लेते हैं। तो जीपी 5,000। ठीक है। तो ये जीपी सीडी है, तो ये जीपी बीडी बन कर यहाँ पर चले जाए। अब सैलरी पेमेंट किया, तो सैलरी,
तो सैलरी के लिए हम कौन सा अकाउंट देखेंगे? सैलरी अकाउंट देखेंगे। तो सैलरी 2,000 रुपया, तो 2,000 रुपया सैलरी। किसी से हम वेजेस अकाउंट, वेजेस तो हो गया, मान लो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट, यानी या फिर मान लो जी एडवर्टाइजमेंट, हमने ऐड दिया, ऐड रन कराया, तो उसके लिए 1,000 रुपया। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए 1,000। ठीक है। अब क्या है मेरे पास? एनपी है 5,000, 5,000, तो 2,000 रुपया का नेट प्रॉफिट है। ठीक है। अब क्या करेंगे हम? बैलेंस शीट करेंगे। बैलेंस शीट में यहाँ पर एसेट साइड्स और यहाँ पर हम लाइबिलिटी साइड में एंट्री करेंगे और दो साइड टैली हो जाएगी। ठीक है, यही तो करते हैं ना। तो यही जो चीज़ किया, इसको ही हम क्या बोलेंगे? समराइजेशन। यानी लेजर में पोस्टिंग करने के बाद उसका जो बैलेंस सीडी और या बीडी होती है, उसको लेकर हम क्या करते हैं? उसको लेकर हम पहले एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके हम इसका जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी टेस्ट करके देखते हैं, हाँ कि ये दो दिग टैली कर रहा है या नहीं। अगर टैली कर जाते हैं तो कोई बात नहीं, चलो आगे चलो। तो हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करके हम जीपी, एनपी और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो यही जो चीज़ हमने किया, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ना, समराइजेशन। Summarization. अब समरी होने के बाद इसको लेकर हम क्या करें? हाँ, मैंने समरी कर दिया, हाँ कर दिया तो कर दिया, तो मेरे को क्या? इसको लेकर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसको लेकर हम क्या करेंगे? इंटरप्रिटेशन करेंगे। कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे? आइए दिखाता हूं मैं आपको। आप पढ़े थे ना कि हम ट्रेडिंग पीएल को लेकर क्या करते थे? इंटरप्रिट करते थे। ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि ये जो हमने एक टर्म पढ़ा, या फिर आगे आकर भी हम यूज़ करेंगे उसको, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, यही जो पीएल बैलेंस शीट जो है, यही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आखिर आखिर में, है ना। पर यहाँ पर और भी एक पार्ट है। तो यहाँ पर एक है पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट से हमको क्या पता चलता है? कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। ठीक है। बैलेंस शीट, यहाँ से हमको क्या पता चलता है? यहाँ से हमको पता चलता है कि कंपनी की एसेट या और लाइबिलिटीज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा है। ठीक है। और तीसरी बात, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमको क्या पता चलता है? पता यही चलता है कि कंपनी का जो बिजनेस का ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन सही से काम कर रही है या नहीं। ठीक है। तो आइए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर? Profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्टेटमेंट या फिर पीएल अकाउंट आप कह सकते हो। ठीक है। मैं ये जो कंपनी का नाम है, मैं इसका नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हूँ। ठीक है। मैं स्टॉक
इसमें इन्वेस्ट करता हूँ मैं, हम्म, तो मैं इसमें इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट किया तो क्यों किया मैं, आइए समझ लेते हैं। देखो, यह है एनुअल रिजल्ट, सेल्स, यानी आप जो इंटरप्रेट करोगे ना, तो 1 साल या 2 साल की पीएल हम्म, बैलेंस शीट में कोई काम आपको नहीं बनने वाला। हम्म, आपको 3-4 साल की डेटा लगेगी। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेल्स क्या डाउनवर्ड्स है या अपवर्ड है। देखो 1003, 1300, 1400 कोई खास इंक्रीमेंट नहीं हुआ। यहाँ पर देखो हम्म, घटा, फिर बढ़ा, हाँ, फिर कुछ बढ़ा, और यहाँ पर कोविड पीरियड शुरू हो गया, हाँ, फिर इसका घटना शुरू हो गया, कोविड पीरियड ओवरकम हो गया, और फिर ये बढ़ना चालू हो गया। ठीक है, तो मैं क्या देखा, मैं देखा कि हाँ इसका सेल्स पहली एक जगह में कंसोलिडेट कर रहा था, और कंसोलिडेशन के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद कोविड आया, फिर ब्रेकडाउन हो गया, और फिर ये ब्रेकआउट की तरह भागने से शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सेल्स बढ़ रहे हैं ना, हम्म, एक्सपेंस, तो सेल्स जितना बढ़ेगा एक्सपेंस भी तो हाँ, बढ़ेगा, सेल्स हम्म, कम होगा तो एक्सपेंस भी कम होगा। हम्म, अब सेल्स माइनस एक्सपेंस, ये हमको मिल जाता है यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो पहले हमको देखना है कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज ज़्यादा है या कम है। हम्म, देखो बढ़ रहा था, फिर घटना शुरू हो गया, और फिर देखो बढ़ना चालू हो गया। हम्म, अदर इनकम क्या है, ये जो एच हिमाद्री स्पेशलिटी जो केमिकल का जो कंपनी है, इसका काम हम्म, क्या है, इसका काम क्या है, आइए देखते हैं इसका काम क्या है। पढ़ो क्या है लिखा है, क्या लिखा है पढ़ो। manufacturing of carbon material and chemicals, यानी coal pit हाँ, manufacture, यानी इसका केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग है, कार्बन बेस्ड mm, मटेरियल केमिकल का ये mm, मैन्युफैक्चरिंग करती है ना। mm, mm, अब मान लो इस काम को छोड़कर किसी दूसरे जगह से पैसा आ रही है, इसको इसको हम क्या कहेंगे, अदर इनकम कहेंगे। ठीक है, इसका काम है केमिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, पर ये हाँ, केमिकल प्रोडक्ट में ज्यादा पैसा इसको नहीं हो रही है। mm, इसका पैसा कहाँ से आ रही है, इसकी पैसा आ रही है, मान लीजिए शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, वहां से इसका पैसा आना शुरू हो गया, ज्यादा पैसा। तो हम क्या बोलेंगे, हम यही बोलेंगे कि इसका बिजनेस ठीक ठाक नहीं है। माना mm, इसके प्रॉफिट बढ़ रही है, पर mm, इसका बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रही है। तो यहाँ पर देखो हम देखेंगे कि अदर इनकम ज़्यादा है या ज़्यादा नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30 है, अदर इनकम 3 है, ठीक है। 4 है, ठीक है, कोई बात नहीं। 44 पैसा डूब गया, mm, ठीक है, प्रॉफिट तो है ना, यानी बिजनेस सही है, बिजनेस सही है, बिजनेस सही है, बिजनेस सही है, बिजनेस सही है। यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपवर्ड है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम क्या कह सकते हैं, ग्रेटर देन अदर इनकम है। तो यहाँ पर हम क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, इंटरप्रेट यही कर रहे हैं कि इसका बिजनेस ठीक ठाक चल रही है। mm, ठीक है, mm, अब आते हैं, देखिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पर क्यों है, इंटरेस्ट इसलिए है कि शायद इसने कुछ बोरोइंग किया होगा,
उधारी है इसलिए इंटरेस्ट दे रही है ये, है ना। तो मान लीजिए मैंने 10,000 रुपया का कमाई हुआ मेरा 10,000 रुपया का, ठीक है। अब मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 12,000 रुपया का, तो इस कमाई का मतलब क्या, कोई फायदा हुआ है क्या मेरा? नहीं 10,000 रुपया का कमाई, 12,000 रुपया का ब्याज मिटाना पड़ रहा है, तो इस कमाई का फायदा ही क्या है? तो हम इसलिए यही चाहेंगे कि इंटरेस्ट कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक कंपनी की इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव करो, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रही है तो अच्छी बात है, पर अगर इंटरेस्ट आपको देना ज़्यादा पड़ रही है तो ये गलत बात है। तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा हो गई थी, पर यहाँ पर फिर से ये कंट्रोल में आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या इसका बिजनेस ठीक ठाक हो रही है? हाँ हो रही है ना, इंटरेस्ट तो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। आप बोलोगे कि नहीं सर, यहाँ पर तो देखो 208 ऑपरेटिंग प्रॉफिट और यहाँ पर इंटरेस्ट है 11, और यहाँ पर देखो इंटरेस्ट है 8 रुपया, ठीक है। 8 रुपया तो नहीं है, 8 करोड़ है, ये देखो सब करोड़ में है फिगर, तो मैं 8 करोड़ रुपया, तो मैं तब क्या बोलूँगा आपको, मैं आप बोलूँगा कि यहाँ पर तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है 30 करोड़ है, और 8 करोड़ इसने इंटरेस्ट दिया, और यहाँ पर तो देखो 208 करोड़ है, 11 करोड़ दे भी दिया, तो क्या हो गया? तो ये क्या हो, ये सब काम क्या हो रहा है, ये सब काम इंटरप्रिटेशन हो रहा है। अच्छा, और भी थोड़ा दिखा देता हूँ इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर देखो कंपनी का रिजर्व यानी प्रॉफिट का एक पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो हमको ये देखना है कि बोरोइंग का जो अमाउंट है ये रिजर्व से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी मान लीजिए अचानक लॉस में चला गया, ठीक है, तो उसको तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, बैंक वाले तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो वो इंटरेस्ट कहाँ से पे करे? फिक्स्ड एसेट बेच कर क्या पे करेंगे? अगर वो फिक्स्ड एसेट बेच ही देंगे तो वो प्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे कि उसका रिजर्व ज्यादा है या नहीं। तो 13, 14, 15 इस साल तक देखो इसका बोरोइंग ग्रेटर देन रिजर्व है, यानी इस साल तक यहाँ पर इन्वेस्ट करना रिस्की माना जाएगा। पर आगे चलकर देखो रिजर्व ड्रास्टिकली डाउनवर्ड है, सॉरी बोरोइंग ड्रास्टिकली क्या है, डाउनवर्ड है, और रिजर्व क्या है, अपवर्ड में है, यानी रिजर्व्स ग्रेटर देन बोरोइंग है। तो अगर रिजर्व्स ग्रेटर देन बोरोइंग है तो हम क्या बोलेंगे, हम यही बोलेंगे ना, हाँ भाई कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर बोरोइंग थोड़े ज़्यादा भी हो जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, उसका रिजर्व बहुत स्ट्रांग है, तो ये पैसा दे देंगे। इसके लिए इसको फिक्स्ड एसेट को बेचना नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अब आइए कैश फ्लो स्टेटमेंट, आइए देखते हैं कैसे इंटरप्रेट करेंगे हम इसको। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज दिखाया जाता है। क्या क्या है वो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? आपने जो ऑपरेशन किया, यानी जो केमिकल का बिजनेस जो आपकी ऑपरेशन है उसमें आप कितना पैसा कमाया,
या फिर बोल सकते हो कि ऑपरेटिंग बिजनेस से, यानी जो केमिकल बिजनेस करके आपके पास कितना पैसा इन हैंड है। क्या बोला मैंने? आपके पास कितना पैसा इन हैंड है ऑपरेटिंग बिजनेस करके या फिर केमिकल बिजनेस करके। आइए देखते हैं ना, कोई पैसा है क्या इसके पास? नहीं। पैसा है हाँ। है, यहाँ पर भी है, सब कुछ है। और 21 साल में क्या है? नहीं है। 21 साल किस पीरियड था? कोरोना पीरियड था। अब तो कोरोना पीरियड जब ओवर हो गया तब से क्या पैसा है? हाँ है। अब यहां पर देखो, 23 साल में 54 करोड़ रुपया है। यहां पर इतना डिक्रीज क्यों हुआ? जानना चाहिए या नहीं चाहिए? जानना तो चाहिए ना। चलो खोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देखते हैं क्या हुआ था, 54 क्यों आया। तो देख रहे हैं कि पेबेल, यानी देखो यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर ज्यादा कम आया। 2022 में प्रॉफिट कितना था? 178. यहाँ पर प्रॉफिट कितना था? 279. 379 है ना। पर Hmm. इसने पेबेल किया, यानी Hmm. कुछ बोरोइंग होगा या फिर कुछ होगा, Hmm. जो भी होगा वो Hmm. इसने पेमेंट कर दिया। कितना रुपया पेमेंट किया? 434. हाँ, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट इसने पे कर दिया। Hmm. और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो 616 करोड़ रुपया प्लस में है, यानी इसको Hmm. पैसा आया और यहाँ पर देना पड़ा। ठीक है, इसलिए Hmm. यहाँ पर माइनस में साइन में है। Hmm. तो ऐसे हम क्या करते हैं ना, इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करते हैं। करने के Hmm. बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करने के बाद क्या होता है, जो हम जैसा इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करते हैं, जो क्रेडिटर है या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो Hmm. यहाँ पर बोरोइंग के तौर पर पैसे देते हैं। Hmm. ठीक है, अगर Hmm. आपके पास सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होगा तो Hmm. कोई आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं होगा। Hmm. इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अब Hmm. देखो, प्रॉपर अकाउंट मेंटेन आप कर रहे हो, ये हम कब बोलेंगे? अगर आप अगर आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करते हो तो ही हम बोलेंगे कि हाँ भाई, आप प्रॉपर अकाउंट मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है तो हम को एक बात तो पता है ना कि हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो जो गाइडलाइन हमें प्रोवाइड किया, या फिर कंपनी एक्ट ने हमें जो जो गाइडलाइन प्रोवाइड किया, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? अगर हम उसको अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई, हम प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन कर रहे हैं। इसके अलावा इसके सिवा भी आ, कुछ कॉन्वेंशंस है, कुछ कॉन्सेप्ट है। हाँ, क्या उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं? अगर हाँ कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ, हम प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए यही जो रूल्स रेगुलेशंस है ना, इसीलिए को क्या बोल हम अकाउंट्स को क्या बोलते हैं? एक साइंस बोलते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? एक साइंस है। क्यों? क्योंकि इसके कुछ रूल्स है, नियम है, उस उसूल को हमें पालना चाहिए।
अब इस अकाउंटिंग को हम एक आर्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ना, हम क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हम लिखते हैं ना। मान लीजिए 10,000, 10,000, पर ये हम नहीं लिख रहे हैं। हमने बोला क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसे हम नहीं लिखेंगे, हमारा मर्जी, ये फ्रीडम का युग है, तो फ्रीडम की ज़माना में हम ऐसे लिखेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। एक मिनट। तो हमने क्या बोला? हमने बोला कि नहीं नहीं, जो और लिखते हैं वो हम नहीं लिखेंगे, हम हमारी तरह से लिखे, हम हमारी मर्जी से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट क्रेडिट टू परचेज अकाउंट, ऐसे लिखेंगे। 10,000 10,000 दोनों साइड में नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, आप लिख सकते हो। पर लिखने का साइड इफेक्ट क्या है? आपने लिख दिया, मेरे पास चला आया, मैं क्या कहूँगा? भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपने ये क्या कैसे अकाउंट्स मेंटेन किया? ऐसे तो कोई करता ही नहीं है। एक प्रॉपर आर्ट है ना, एक प्रॉपर प्रोफार्मा है, आप उसी हिसाब से अकाउंट प्रिपेयर करके ले आओ। यानी क्या हो गया यहाँ पर? अकाउंट्स क्या हो गया? एक आर्ट हो गया। यानी आपको एक हिसाब से, एक नियम से एक आर्ट करना पड़ेगा। आपको मर्जी से अकाउंट्स आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हो। इसलिए क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग एक आर्ट। आर्ट है। तो देखो बेटा, हमने क्या क्या सीखा यहाँ पर अभी तक। हमने सीखा कि ट्रांजैक्शन कौन है, इवेंट का डेफिनेशन सीखा, ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन सीखा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग दो तरीका होते, दो टू टाइप्स क्या होते हैं, एक है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। प्राइमरी रिकॉर्डिंग का 8 टाइप्स है: कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जर्नल प्रॉपर। और सेकेंडरी जो रिकॉर्डिंग है वो हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो उसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। फिर क्या आते हैं? समरी, और समराइजेशन के बाद आते हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन के बाद एक और पार्ट था यहाँ पर, कम्युनिकेशन। क्या था ये? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है ना, जब मैंने इंटरप्रेट कर लिया तभी तो मैं आपके साथ कम्युनिकेट करूंगा ना, कि हाँ भाई आ जाओ, आपको मैं लोन देने के लिए तैयार हूँ। हाँ भाई, मुझे बताओ कि कैसे पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, है ना। तो ये क्या है? ये है कम्युनिकेशन। फिर हमने क्या सीखा? अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है ना। तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ हमने कंप्लीट कर ली। तो आइए नोट्स में चलते हैं।
देखो क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing the financial transactions and events, interpreting the results, and communicating them to the user। समझ में हम्म आया? ये हम्म सब हमने डिस्कस कर चुके हैं। हम्म अब देखो, इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। आपको हम्म पता है कि बार्टर सिस्टम क्या है? हम्म। क्या है? कुछ आप कुछ दोगे तो मुझे कुछ मिलेगा, लाइक हाँ, एक्सचेंज होता है। हाँ। अगर आप एक गाय दोगे तो हम क्या करेंगे, आपको 10 क्विंटल गेहूं दे देंगे। ठीक है? हम्म ये क्या है? हम्म बार्टर सिस्टम है। हम्म पर क्या हुआ, ग्रेजुअली हुंडीज रिप्लेस द बार्टर सिस्टम एंड लेटर मनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी पैसा का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। The first phase of accounting can be attributed to the 15th century, although it is believed that 14th century in the 14th century double entry bookkeeping was widely used in Italy। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा? यहाँ पर हमने ये जाना कि 15th सेंचुरी को हम क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग की फर्स्ट फेज कह सकते हैं। ठीक है? तो हम्म 15th सेंचुरी को हम क्या कह सकते हैं, अकाउंटिंग की फर्स्ट फेजेस कह सकते हैं। पर देखा ये गया कि डबल अकाउंटिंग सिस्टम की इवॉल्व हो चुका था। हम्म। कहाँ पर? इटाली इटली। पर। और वो थी, वो जो समय था वो था 14th सेंचुरी। किसने किया? लूका पासियोली ने किया। किसने किया? लूका पासियोली पास। ने। और इसका एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है? सुमाडी एरिथमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनिएट प्रोपोर्शनलिटिया। কোথায় গেল? वाह। कहाँ गया? यहाँ पर है। ये हम्म देखो, सुमाडी जियोमेट्रिका, अरे वाह, सुमाडी एरिथमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनिएट प्रोपोर्शनलिटिया, ये नाम है। हम्म ठीक है? अब कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं अकाउंटिंग की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बोला था ना कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम्म तो देखो वहाँ वही यहाँ पर लिखा है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which can be measured in terms of money। मनी। हम्म For example, purchase of assets or goods in cash or on credit, sale of assets of goods on cash or credit, etc। ठीक है? हम्म तो जब भी हम इन टर्म्स ऑफ मनी देखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसी ट्रांजैक्शन, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? हम्म अब रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम किसको कहते हैं? रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे? रिकॉर्डिंग बोलेंगे। और हमने क्या बोला? जर्नल को हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? बगल में लिख लेना, प्राइमरी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बोलते हैं। और प्राइमरी रिकॉर्डिंग कितने टाइप्स के हैं? 8 टाइप्स इट्स। के, 8 टाइप्स की है। ठीक है? इसको हम्म हम नोट्स में लिखा दिया जब बोर्ड वर्क कर रहे थे। हम्म अब देखिए, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी पोस्टिंग। कहाँ पर? लेजर। लेजर पर। तो देखो, it is the process of transferring the recorded transactions or entities of one nature or relating to one person at one place called account,
মেনটেন ইন দি बुक्स তাকে আমরা কি বলছি, इसको हम क्या बोल रहे हैं ना, लेजर। ठीक है। थर्ड, समराइजिंग। समराइजिंग क्या है? आफ्टर क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सब हमने डिस्कस कर लिया पहले ही। फिर इंटरप्रिटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन of the financial statement is carried out so that the users of the financial data can make an assessment the profitability of the business। ठीक है। कोई डिस्कशन की जरूरत है No, इंटरप्रिटेशन sir. को लेकर? कम्युनिकेटिंग, the accounting information should be communicated or provided to the user in time to take proper decision। जो मैंने बोला कि हाँ मैंने पहले पढ़ लिया, फिर मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, हाँ भाई आ जाओ मैं तुम्हें लोन देने के लिए तैयार हूँ, हाँ भाई आ जाओ मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ। यही तो कम्युनिकेशन है। अब फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, यानी एडवांटेज और ऑब्जेक्टिव दोनों को मार्क कर दोगे तो आपका फंक्शंस आ जाएगा। मेंटेनिंग द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड डिस्कस कर चुके हैं। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पता है सब कुछ। एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी पता है आपको। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द यूजर्स, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पर थोड़ा डिस्कस किया मैंने। compliance with legal requirement is another function of accounting। Companies Act, Income Tax Act, GST have an effect on the accounting। आपको तो पता ही है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये सब क्यों करते हैं हम? ये सब लीगल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए करते हैं। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, असिस्टिंग द मैनेजमेंट, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब क्या है? अकाउंटिंग के फंक्शंस, एडवांटेज या फिर ऑब्जेक्टिव है। लिमिटेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हमने नहीं इसको रखा। अब है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। देखो पहले ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शन होने के बाद हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कौन ट्रांजैक्शन है, कौन सा इवेंट है। जो ट्रांजैक्शन है वही हमको रिकॉर्डिंग करना है, जो इवेंट है उसको हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर इसको हम क्या करें, मैंने बोला ट्रांजैक्शन होने के बाद हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। कहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं? लेजर, जर्नल पर। जर्नल जर्नल के बाद लेजर। जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। और जर्नल 8 टाइप्स के हैं। हाँ, जर्नल तो हालांकि 8 टाइप्स के नहीं है, यानी मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो है कि प्रॉपर ओरिजिनल, ये जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है वो 8 टाइप्स की है। 8 टाइप्स की क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल
एंट्री, ठीक है। Mm. जर्नल होने के बाद यानी रिकॉर्डिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। Edition. कहाँ पर, अकाउंट्स में Ledger. क्लासिफाई करते हैं, और जहाँ पर, और वो टोटल जो अकाउंट्स है उसको लेकर हम क्या बोलते हैं, सबको लेकर हम लेजर बोलते हैं। Ledger. Okay. हो गया। फिर Mm. लेजर की जो डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस है, उसको लेकर हम क्या प्रिपेयर करते हैं। Financial statement. नहीं, पहले हम ट्रायल बैलेंस करते हैं ना। Ah, yes. हाँ, trading profit and loss account. Then फिर ट्रायल बैलेंस होने के बाद, करने के बाद हम balance फाइनेंशियल sheets. स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर क्या क्या आते हैं, Profit ट्रेडिंग, and loss. ट्रेडिंग, Trading profit and loss. पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट Balance sheet. और Cash flow कैश फ्लो statement. स्टेटमेंट, ठीक है। Mm. और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, हमारा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं। किसी किसी बुक में इसको आप, यहाँ पर भी दिखाया गया है ऐसे ही। क्यों दिखाया गया है, क्योंकि ये यहाँ पर जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सब किसका पार्ट है, वही तो रॉ मटेरियल ट्रांजैक्शन के ही पार्ट है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे कर सर्कल ड्रॉ किया गया है, पर आखिर में ये सर्कल नहीं होना चाहिए, पर किसी किसी बुक में किया। क्या, छोड़ो। तो ये एक बार मैं रीड करा देता हूँ, देखिए। अकाउंटिंग साइकिल इज ए प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस टू इट्स प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट with a purpose to analyze and interpret them before communicating to the users, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, इसको आप आइडेंटिफाई करो। फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, Communication. हो गया। Mm. फिर इज अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक और इसको रीड करा देते हैं, आइए। अकाउंटिंग इज नॉट ए परफेक्ट आर्ट और साइंस, हाँ ये तो सही बात है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस बोथ, ठीक है। आर्ट हेल्प्स अस टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो एक बात, मैंने बोला था ना, ऐसे करके हमने अकाउंटिंग मेंटेन किया, तो ये क्या प्रॉपर आर्ट हुआ क्या, Yes. हो गया। कैश अकाउंट क्रेडिट टू परचेस, ये प्रॉपर आर्ट है, Oh, yeah. No, 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 no. This नहीं is है ना। wrong. हाँ, अगर हम ऐसे अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो क्या कंपनी उसकी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगी, बोलो ना। नहीं 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 कर होगा। पाएगी ना, नहीं होगा। हाँ, हम्म, तो यहाँ पर क्या है, आर्ट हेल्प्स अस टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, यानी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हमको आर्ट की जरूरत है। अब देखो, हाँ, अकाउंटिंग इज एन yes. आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो स्टेप हमने अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ा वही है आर्ट की एक पार्ट, ठीक है। अब Yes. साइंस, मैंने आपको बोला ना कि आपको Yes. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला कि आपको कंपनी एक्ट जो है उसका गाइडलाइन जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट है, जो कन्वेंशन है, वो सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और यही सब क्या है, यही सब है बेटा साइंस है ना। क्यों, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक है। जैसे आपको एक समझाता हूं कि मान लीजिए आपने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक की मार्केट प्राइस है 10,000 रुपया, और जो एक्चुअल प्राइस है उसका प्राइस है, या फिर कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस है 5,000 रुपया, तो आप किसको कंसिडर करेंगे, 10,000 को या 5,000 को? 10,000. नहीं, आप गलत हो। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, व्हिच एवर इज लोअर, Okay, okay. लोअर Yes. कौन सा है? 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपये को हम कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे? इसका पीछे एक लॉजिक है। इसका पीछे का लॉजिक क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म। Ah. यानी इसका हिंदी तो मुझे पता नहीं है क्या हाँ. बोलता है, पर खैर हिंदी मुझे पता नहीं है इसका। यानी क्या है? यानी आपका जो Yes. लॉस हो रहा है उस लॉस को आप एंटिसिपेट करो। Yes, ठीक yes. है, यहाँ पर देखो ना, हम 5,000 रुपया ले रहे हैं, 10,000 नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस तो वोलेटाइल है, आज है तो कल नहीं हो सकता है। कल कौन जाने 2,000 में आ जाए, तो तब हम क्या करेंगे, 2,000 ले लेंगे। अभी देखो, क्लोजिंग स्टॉक मार्केट प्राइस 2,000 रुपया और कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपया, तो यहाँ पर हम कौन 2,000 रुपया लेंगे, 5,000 रुपया नहीं लेंगे। ठीक है, इसका पीछे लॉजिक क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ कंजर्वेटिज्म। और क्या हो सकता है? और एक लॉजिक देता हूं मैं। आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन, और एक है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन। ठीक है, आप 10 साल से स्ट्रेट लाइन फॉलो करके आ रहे हो। हाँ. अब 10 साल के बाद आपको मन किया और आपने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो मेरा दिल की बात ही सुनूंगा, मैं तो डिमिनिशिंग में ही जाऊंगा। आपने डिमिनिशिंग शुरू कर दिया, क्या ऐसा चलेगा? नहीं नहीं. चलेगा। क्यों? क्यों? लॉजिक क्या है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। आपके पास कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गया। क्या हम ये ऐसा क्या नहीं कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट बोल दे तो करेंगे, अगर गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे तो हम नहीं करेंगे। अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ गया कि हाँ आज से स्ट्रेट लाइन मेथड आप फॉलो नहीं कर सकते हो, डिमिनिशिंग करो, तो हम डिमिनिशिंग करेंगे। वहां पर ठीक है, पर आपका दिल चाहा तो आपने कर दिया, दिल नहीं चाहा तो नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। अब देखो, अगर आप करते तो क्या होता, आपको मैं दिखाता हूं। देखो, 2010 साल, और ये है यहाँ पर लिखता हूँ 2010, और ये है 2011। अब देखिए, M1 मशीन परचेस किया, ठीक है, 20,000 रुपया का। डेप्रिसिएशन किया 10%, 2,000, और बैलेंस हुआ 18,000। 11 साल में आप क्या लिखोगे? 18,000। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 10%, और यहाँ पर क्या लिखोगे? 2,000 रुपया, क्योंकि यहाँ पर आप फिक्स्ड मेथड की इस्तेमाल कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन मेथड की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा? 16,000 रुपया। यही बैलेंस है। ओके. अब देखो, पीएल अकाउंट मैं मेंटेन कर रहा हूँ। ये मैंने लिया 11 साल 2011 का, और ये मैंने लिया 2010 का। ये मैं 2011 का, और ये मैंने लिया 2010 का।
जीपी बीडी 50,000 रुपया, ठीक है। यहाँ पर 60,000 रुपया, यहाँ पर 2 एक्सपेंस, कैश एक्सपेंस मान लीजिए 20,000 रुपया, यहाँ पर 30,000 रुपया, डेप्रिसिएशन 2,000, यहाँ पर भी 2,000। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट 50,000। तो कितना है यहाँ पर 28. 28,000। 28. और यहाँ पर कितना हो रहा है 30 and 28. 27. 27। ठीक है। अब देखो 2010 साल, 2011 साल, M1 मशीन मैंने परचेस किया 20,000 रुपया में। डेप्रिसिएशन यहाँ पर स्ट्रेट 10%. लाइन मेथड, यहाँ पर डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड मैं अप्लाई कर रहा हूँ 10%। Okay. 2,000 रुपया तो हो गया 18. 18,000। ये 18,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर डेप्रिसिएशन 10%, 1,800, 16,200। अब देखो फिर मैं पीएल अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ। दफे कहाँ डाला बाय जीपी बीडी 50, 60, 50,000, 60,000, 2 कैश एक्सपेंस 20, 30. 20,000, 30,000, 2 डेप्रिसिएशन 2,000 और 1,800। नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है बोलो 28. यहाँ पर तो सेम ही है। और यहाँ पर 200 रुपया दिखा दो ज़्यादा, 7,200। ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहा था। अगर मैं फॉलो करता तो यहाँ पर मेरा नेट प्रॉफिट क्या होता, ऐसा कुछ दिखाता। पर जब ही मैंने मेथड को चेंज कर दिया तो मैंने क्या देखा, यहाँ पर प्रॉफिट 200 रुपया ज़्यादा हो गया Increase. है ना। तो देखो कंसिस्टेंसी ब्रेक करने से ही मेरा प्रॉफिट का भी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। तो इसीलिए
कंसिस्टेंसी आप ब्रेक मत किया करो। अगर Mm. करते हो तो उसका प्रॉपर रीजन दो कि मैंने इसलिए किया, है ना। उसका Mm. प्रॉपर रीजन आपको देना पड़ेगा कि आपने क्यों ऐसा किया। तो इसीलिए आपको ये प्रिंसिपल मानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस Mm. प्रिंसिपल के पीछे एक लॉजिक है, और जहाँ पर Mm. लॉजिक है तो लॉजिक के पीछे कुछ साइंस होगा, Thanks. है Mm. ना। Mm. सुपरस्टिशन का पीछे कोई साइंस होते हैं क्या? No. और लॉजिक के पीछे साइंस होते हैं, है ना। Thanks. Mm. अब देखो, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन यूज करेंगे? आप क्या जॉब करते हो? हाँ, yes sir. कहाँ पर? इधर पे ऑफिस पे. ऑफिस में जॉब करते हो? Yes sir. कंपनी का नाम है कुछ? No sir. ये गवर्नमेंट ऑफिस ही है. अच्छा, But कॉन्ट्रैक्चुअल. कॉन्ट्रेक्चुअल में। यस. ठीक है। किस पोस्ट में? अकाउंटेंट. यानी किस ऑफिस में? ब्लॉक में या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में ही. डिस्ट्रिक्ट ऑफिस? अच्छा, ठीक है। हम्म. तो आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में काम करते हो। मान लीजिए आपकी सैलरी है 30,000 या फिर 40,000, जो भी हो। अभी आपको एक जॉब ऑफर आया। वो कंपनी है ABC करके कंपनी है। ये आपको दे रही है 40,000 रुपीज पर मंथ। क्या आप जाना पसंद करोगी या फिर नहीं? करोगी पसंद? क्यों करोगी? नो, इसका क्या? बिकॉज द सैलरी इज हाई. वो देख के. सैलरी देख कर? हाँ, बस वो. अभी ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी. हाँ. अब अब मान लो 2 साल होने के बाद आपको निकाल दिया, तो आप तो यहाँ हम्म. पर तो निकालने वाला कोई नहीं था ना, बस. ऐसा कुछ। हाँ. अब यहाँ पर आपको निकाल दिया तो हाँ. आपका सैलरी भी गया, उसके साथ साथ जॉब भी गया. जॉब भी गया, हम्म. दोनों ही गया। हम्म. अब इसका निकालने की बजाय आपको निकाला, क्यों निकाला? निकाला इसलिए हम्म. कि इस कंपनी मान लीजिए 2 साल के बाद लगातार लॉस में है, हम्म. इसीलिए निकाला। आपने वहाँ पर कोई बदमाशी नहीं किया, आपने हम्म. डेडिकेटेड रहा, पर हम्म. कंपनी लॉस में जा रही थी, इसलिए आपको हम्म. निकाल दिया। हम्म. अब ABC 40,000 दे रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर और एक कंपनी आ गई, टाटा स्टील, ये कंपनी, ये आपको 28,000 दे रही है। हम्म. और ये भी आपको बोला था कि आपको 40,000 पर मंथ प्लस इंसेंटिव, और उसके बाद आपको जो प्रमोशन होगा, जो इंक्रीमेंट होगा, वो भी था। मान लीजिए इंक्रीमेंट यहाँ पर था 2,000 रुपया करके, यहाँ पर मान लेते हैं नो इंक्रीमेंट, यहाँ पर कोई इंक्रीमेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 28,000 पर मंथ है, प्लस इंक्रीमेंट है 1,000 रुपया करके, और जो प्रमोशन होगा वो सब तो होगा। क्या अब आप आना पसंद करोगी या फिर नहीं? हम्म. इस क्यों? यहाँ पर तो टाटा. 40,000 देख कर चले गए थे ना, यहाँ पर क्या हम्म. देख कर आ गया? टाटा स्टील इज अ गुड कंपनी, मतलब वो रेपुटेड है, लॉस में नहीं हाँ, जाएगा, इसीलिए. ये अगर लॉस में भी होगा तो भी हम्म. आपको पता है कि ये
कुछ साल बाद ये सर्वाइव कर जाएगा, ये ओवरकम उस स्टेज का कर जाएगी, है ना। तो फिर देखो, मान लीजिए आपको टाटा स्टील ऑफर नहीं किया, आपको ऑफर किया एबीसी कंपनी ने। तो पहली बात तो ये है कि आपने पहले डिसाइड कर लिया था, आप हाँ आप अब जाओगे, आप चले भी गए और देखा गया कि 2 साल के बाद आपको निकाल दिया गया। पर अगर आप इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर जाते तो क्या ऐसी सिचुएशन क्या आती? नहीं आती। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको पता चल जाता कि ये कंपनी 5 साल से लगातार घाटे में है, तो आप तो वहां पर नहीं जाते ना। आप भाई कितनी भी सैलरी दे दो, आप 5 साल घाटे में हो, अब भी आपको एक पैसा कमाई नहीं हुआ, ना जाने कल क्या होगा, है ना। तो इसीलिए जो एम्प्लॉय है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना जानना जरूरी चाहिए, है। जरूरी भी है और जानना भी चाहिए, है ना। हम्म। तो फिर एम्प्लॉय भी क्या होगा, एक यूजर हो सकती है। ओके। ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे मेरे पास 2 कंपनी आया, एबीसी और टाटा स्टील। मैं किस कंपनी की शेयर में इन्वेस्ट करूं, एबीसी या फिर टाटा स्टील की? टाटा स्टील। क्यों? क्योंकि मुझे देख, अच्छा ठीक है, और मैं एक स्टील का नाम ले लेता हूँ, जेएसडब्ल्यू स्टील। हाँ, इसको हम बात छोड़ देते हैं। अब देखो, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, टाटा या फिर जेएसडब्ल्यू में? जेएसडब्ल्यू मुझे पता नहीं है ज्यादा। हाँ, अब देखो, अब क्या हो गया, तब आप ब्रांड को देखकर बोल रहे थे ना टाटा स्टील में। अब देखो, हाँ। दोनों ही दिग्गज कंपनी है, हम्म। टाटा स्टील भी एक दिग्गज कंपनी है और जिंदल स्टील वर्क भी, ये भी एक दिग्गज कंपनी है। आप बताओ कौन सी कौन कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? तो एज एन इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस कंपनी की स्ट्रॉन्ग है। ला ला ला। हालांकि मुझे तो पता है कि मैं जिंदा स्टील में इन्वेस्ट करूंगा, टाटा स्टील अच्छा। में नहीं करूंगा। हम्म। हम्म। बाप रे। ओके। ठीक है। तो हम्म। एज एन इन्वेस्टर हम भी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूजर है। क्या आपने डीपीआई या फिर डीआईआई या फिर एफपीआई या फिर एफआईआई इसका नाम सुना है क्या? नो सर। डीपीआई का फुल फॉर्म है डोमेस्टिक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, या फिर डीआईआई का नाम है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है। अब ये जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये कौन है? मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स यानी एसबीआई लाइफ या फिर एलआईसी या फिर निप्पन इंडिया, ये सब क्या है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टर। है। अब मान लीजिए गोल्डमैन सैक्स, ये कौन सा है भाई? ये आ गया एफआईआई या फिर एफपीआई कैटेगरी में। इसका फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इन्वेस्टर। या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर। ये लोग क्या देखकर, क्या आपका ब्रांड वैल्यू देखकर इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेंगे, चेक करने के बाद ये भी डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए टाटा स्टील ने चले गए स्टेट बैंक के पास, लोन दो भाई, लोन दो, लोन दो। क्यों लोन दो?
मुझे कुछ प्लान लगाना है। अरे भाई प्लान लगाना है तो फिर मुझे ये दिखाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। दिखा दिया, सेटिस्फाई हुआ, हाँ हुआ, तो एसबीआई ने क्या किया, लोन दे दिया। तो एज एन क्रेडिटर या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल, ये भी क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है। क्योंकि ये सब देखकर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ही ये लोन देंगे। अगर नहीं देता है तो क्या होगा, नहीं देता है तो Financial statement is bad. बैड। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना देखे, बिना देखकर ही लोन दे दिया तो क्या होगा, वो लॉस हो जाएगा किसका लॉस होगा, इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर का। यानी ये जो क्या Yes, था ना, वो user. जो एक बंदा था, भूल गया नाम, नीरव मोदी, सुना था ना नीरव मोदी का नाम, Yes, sir. देश से ही पला भाग गया वो। Mm. कहाँ भाग गया वो, मोदी ही जाने। Mm. तो देखो तो अब आते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर कौन कौन है भाई, ओनर है, मैनेजमेंट है। एक्सटर्नल यूजर एम्प्लॉय है, ट्रेड यूनियन है, बैंक है, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, पब्लिक, जो मैंने सभी आपको बताया। ये सब क्या है, इंटरेस्ट है। अब आते हैं एमसीक्यूज में, आइए। बुक कीपिंग मेनली कंसर्न विथ, मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप 1A 2B ऐसा लिखते रहेंगे, हाँ, क्योंकि मैं जब ये आपको दूंगा तो शायद ये मार्क्स नहीं रहे। तो 1A क्या है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इवेंट्स। ये क्या है, बुक कीपिंग की मेन ऑब्जेक्टिव है। लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, आप ख्याल करो, याद करो आप, मैंने आपको क्या बोला था, स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, जब अकाउंटिंग साइकिल आप जब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहा था तो मैंने क्या बोला था, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कीजिए, फिर इसको रिकॉर्डिंग कीजिए, फिर क्लासिफाई करें, फिर समराइज करें, फिर आप क्या करें, इंटरप्रेट करें, और इंटरप्रेट करने के बाद आप क्या करें, कम्युनिकेट करें। बोला था Communicate, ना, हाँ. वही कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर देखो, इंटरनल इंटरनल यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल तो दोनों ही है ना, ओनर और मैनेजमेंट। यहाँ पर मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट में मैं राइट आंसर दिया। इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखो और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हाँ, ये भी सच है क्या, नॉन फाइनेंशियल तो होता ही नहीं है. हाँ होता ही नहीं, ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल. फाइनेंशियल तो होते हैं, नॉन फाइनेंशियल कहाँ के होते हैं। नॉन फाइनेंशियल नहीं ना. पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर, अरे भाई नहीं. मैं घर का क्या किया ना किया उसको लेकर बिजनेस का क्या। अब देखो यस. क्वेश्चन नंबर 5, ए इज द फर्नीचर डीलर, एक फर्नीचर का डीलर है, अच्छी बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, परचेज ऑफ टिम्बर ऑफ 50,000, ये हम रिकॉर्ड करेंगे, क्यों रिकॉर्ड करें भाई, फर्नीचर डीलर का वो फर्नीचर डीलर है, मतलब. वो मैं टिम्बर खरीद कर लाया तो क्या हुआ, उसके लिए रिकॉर्डिंग होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, क्या मैं नहीं. टिम्बर का डीलर हूँ, नहीं हूँ ना। नहीं. सोफा ओके. सेट वर्थ 20,000 टेकन फ्रॉम हिज होम, ये तो पर्सनल होम. हो गया, नहीं. बिजनेस वहाँ का नहीं है, पर्सनल. वो मैं क्यों लूँ। सेल ऑफ सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर 10,000, यहाँ पर देखो मैंने फर्नीचर सेल किया, हाउस होल्ड फर्नीचर सेल किया। हाउस होल्ड फर्नीचर का मतलब ये मत समझ लेना कि मेरे खुद की हाउस अपना का है, पर्सनल. ये आपकी पर्सनल के नहीं है, ये हाउस में यूज करने वाले फर्नीचर है, ठीक है। तो मैं हाउस में यूज करने वाले फर्नीचर को सेल किया, ये तो है फर्नीचर का ही तो
ये मैं तो फर्नीचर का डीलर हूँ ना, तो मैं ये तो रिकॉर्ड करूंगा ही। अब देखो, डाइनिंग टेबल 10,000 रुपया गिवन टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट, मैं गिफ्ट दिया, इसमें क्या बिजनेस से कोई लेना देना है क्या? नहीं है। नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। Which of the following transaction is not a financial character? आइए देखते हैं। परचेज ऑफ ऑल एसेट्स ऑन क्रेडिट, क्या ये फाइनेंशियल कैरेक्टर है? हाँ है। परचेज ऑफ ऑल एसेट इन कैश, ये भी फाइनेंशियल कैरेक्टर है। इसमें क्रेडिट। क्रेडिट में हुआ और कैश में हुआ, जो भी हो, फाइनेंशियल कैरेक्टर तो है ना। हाँ हाँ। यस। विड्रॉइंग विड्रॉइंग ऑफ मनी फ्रॉम द प्रोपाइटर ऑफ द बिजनेस, मैंने मेरा बिजनेस की कैश बॉक्स से पैसा ले लिया, उठा लिया, ये भी फाइनेंशियल कैरेक्टर की है। अब स्ट्राइक हो गया, वो क्या फाइनेंशियल कैरेक्टर की है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज। हेलो सर, आपका वॉइस ब्रेक हो गया था। अच्छा, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन था ना, वही है, प्रोवाइडिंग हाँ। इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज, बस। यस। इंटरनल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजर, पहले ही किया। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रिसर्चर्स, गवर्नमेंट, पोटेंशियल इन्वेस्टर, ऑल, सभी है। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट, कौन नहीं है? मैनेजमेंट, ये नहीं है, ये तो इंटरनल वाली है। Which of the following is not a limitation of the accounting evidence of legal matter? Which of the following is not an objective of accounting? क्या है देखते हैं। To provide the information about the private asset, प्राइवेट एसेट को लेकर हम क्या करें भाई? हम तो बिजनेस एसेट की बात करेंगे ना। तो इसे प्राइवेट के लिए ये यस हमने चूज किया। आप देखो, if accounting information is based on facts and it is verifiable by document, has the quality of रिलायबिलिटी। ये करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब देखो, bookkeeping is mainly concerned with, bookkeeping mainly concerned with क्या है? recording of recording of financial data. Which of the following is not subfield of accounting? accounting subfield कौन नहीं है? bookkeeping. Which of the following is the most relevant accounting information for taxation, tax authorities, where profit generated during हाँ the ये आप क्या कर रहे हो उसके मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा तो प्रॉफिट यानी कमाई और से मतलब है। मैं देखूंगा आपने उसमें कमाई टैक्स। किया, उसमें टैक्स लगेगा। ठीक है, इसलिए टैक्स अथॉरिटी को प्रॉफिट से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following limitation of the accounting states that the accounts may be manipulated in concealing the vital facts? accounting may lead to window dressing. window dressing हम किसको कहते हैं, जानते हो? नो सर। अच्छा, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया? यस सर। कोचिंग लिया?
Yes, sir. कहाँ से लिया? So online ही? ऑनलाइन में लिया है ना? हम्म, उसने क्या बोला, हमारे पास सक्सेस रेट कितना है? कुछ बोला क्या? हाँ सक्सेस रेट अच्छा है कितना? 90%, 98 मतलब 98% है, यानी 100 में 98 क्रैक किया, हम्म, यानी 98 जॉब कर रहे हैं ना? हम्म, आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाओ, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो भी क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ पर तो 99% है, यानी 100 में 99 जॉब कर रहे हैं। भाई वैकेंसी है 50 की, तो तुम्हारे पास 98% कैसे जॉब आपको मिल जॉब आपने दे दिया? हम्म, पोस्ट की वैकेंसी है 50, जॉब कर रहे हैं 98 उसी पोस्ट में, उसी एड की, तो कैसे हो सकता है ये? क्या ये मुमकिन है क्या? नो सर। नहीं है। अब मेरे सक्सेस रेट पूछो, मैं सही सही बता दूंगा। मैंने 5 स्टूडेंट पढ़ाया था, 5 स्टूडेंट में हाँ, एक स्टूडेंट सीरियस थे, उसको ही जॉब मिला, और बाकी चारों को नहीं मिला, जो बैच जो थे पहले थे। हम्म, 5 स्टूडेंट में 4 स्टूडेंट कभी कभी आते थे, कभी कभी नहीं आते थे। मैं सीएमए पढ़ाता हूँ, वहाँ पर 4 स्टूडेंट को मैं 4 लड़कियों को मैं पढ़ाता था मैंने, तो वहाँ पर 3 सीरियस थे, तो तीनों एक चांस में क्लियर कर गए, तो एक नहीं किया। तो क्या मैं हम्म, बोलूँगा कि हाँ भाई देखो मैं ऑडिट अकाउंट पढ़ाता था, तो पांचों में क्या 5 ही क्या क्वालिफाई किया? क्या नहीं किया? हम्म, पांचों में एक किया। हम्म, तो देखो यहाँ पर ये जो 98 जो बोला गया, ये हम्म, क्या है? यही है विंडो ड्रेसिंग। यानी हम्म, आप देखोगे कि जब उसका ऐड दिया होगा, तब यहाँ पर एक फेस, यहाँ पर एक फेस, यहाँ पर एक फेस, यहाँ पर बहुत सारे फेस, और यहाँ हाँ, पर एक पढ़े जाएगा लेकर, यहाँ पर लिखा जाएगा दिस मे बी यू, है ना? हम्म, यानी ये क्या कह रहे थे, ये लोग जो अनएम्प्लॉयड जो पर्सन्स है, हम्म, और पर्सन्स के सपने जो है, उस सपने का सौदा कर रहे थे, हम्म, है ना? तो यही जो सौदागरी चलता है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? विंडो विंडो ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बोलते हैं। यहाँ पर आपको बोला जाएगा कंपनी में कि हाँ हमारा कंपनी बेस्ट है, हम नंबर 1 है। अरे भाई गूगल में दिखा रहा है कि आप नंबर 1, तो क्या दूर की बात आप नंबर 10 में भी नहीं हो। तो आप खुद हाँ हाँ हम नंबर 1 है, वर्ल्ड का नंबर 1 है, हम इंटरनेशनल है, हम ग्लोबल है। अरे कहाँ का ग्लोबल है? आप शायद बांग्लादेश में 1-2 प्रोडक्ट कभी सेल किया होगा, तो आप ग्लोबल हो गया क्या? हम्म, तो ये विंडो ड्रेसिंग में क्या किया जाता है ना, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया जाता है। हम्म, ठीक है, तो यही था आज की क्लास। तो कुछ देर के बाद मैं इसकी जो पीडीएफ है ये मैं नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है? ठीक। सर आपका अभी ये क्लास नेक्स्ट सैटरडे या संडे को होगा? मेरा संडे में ही होगा। संडे को 8 बजे होता है ना? शायद नेक्स्ट वीक में नहीं होगा, तो हम्म, मैं 2-3 क्लास नेक्स्ट महीने में एक्स्ट्रा ले लूँगा, ठीक है? ओके। क्योंकि नेक्स्ट वीक में मम्मी की कैटरेक्ट ऑपरेशन है। ओके सो अभी ये मैंने जो मतलब फीस आपको दिया है वो अब काउंट होगा आज से ना? सो हाँ आपका 1 महीने का फीस होता है हाँ हाँ, एक 1000। महीने हाँ, एक महीने। तो आई मीन लाइक 4 क्लासेस इन अ मंथ?
सो आज ये मेरा